नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 12 नवंबर 2025। हम लोग जो है 11 एंड 12 नवंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं, पहले प्रश्न पर चलते हैं और पहला प्रश्न से हम लोग तैयार करते हैं कि क्या क्या आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रश्न है ना। चलिए, हाल ही में जो है आप लोग देखे थे कि आपकी भारतीय महिला टीम क्या होती है, जीतती है। हम लोग की जो भारतीय महिला टीम है विश्व कप जीतती है ना। और यहाँ पर जो है फिर से एक विश्व कप फिर से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो विश्व कप स्टार्ट हुआ है किस प्रकार का विश्व कप है और किसके लिए है, तो ये भी महिला विश्व कप है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है क्या है, एक तो T20 फॉर्मेट में है, एक तो ध्यान रखना है कि ये T20 फॉर्मेट में है और ये दृष्टि बाधित महिला के लिए है। किन के लिए है, तो दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप के पहला संस्करण ही स्टार्ट हो रहा है। तो यह जो है आपको पहला संस्करण पूछा जा सकता है कि पहला संस्करण का उद्घाटन जो है निम्न में से किस शहर में किया गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न को बनाएंगे। कि उसके बाद देखिए T20 विश्व कप बहुत सारा होता है, तो T20 विश्व कप किसके लिए है, महिला के लिए है। और कैसी महिला के लिए, तो दृष्टि बाधित महिला के लिए। तो दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण जो है आपको पूछा जा रहा है कि किस शहर में इसका उद्घाटन हुआ है, समारोह स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको भारत में स्टार्ट हुआ है और भारत के किस शहर में, तो आपको भारत के नई दिल्ली शहर में जो है इसका उद्घाटन हुआ है। तो इसका आयोजन जो है आपको दो देशों के द्वारा किया जा रहा है। एक तो भारत के द्वारा, दिल्ली में हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कि भारत के द्वारा, और दूसरा जो है आपको श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका और भारत जो है इसका मेजबान है, तो आप ध्यान रखेंगे दो देशों के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह जो है खेल आयोजन होगा 11 से 23 नवंबर तक ये आपको आयोजन देखने को मिलेगा। और यह पहला दृष्टिबाधित महिला T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है और क्रिकेट विश्व कप है। और संयुक्त मेजबानी समझ चुके होंगे कि मेजबानी किसके द्वारा किया जा रहा है, भारत और श्रीलंका के द्वारा। और यह खेल का आयोजन जो है आपको 11 से लेकर आपको 23 नवंबर तक ये आयोजन होने वाला है। और यह किस फॉर्मेट में, तो महिला वाला है और T20 फॉर्मेट में ये खेला जाएगा। इसका शुभारंभ कहां पर किया गया, खेल का आयोजन कर सकते हैं या शुभारंभ कर सकते हैं, तो भारत के किस शहर में किया गया, तो भारत के आपको नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। यहाँ पर उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। और यहाँ पर जो है 5 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे, कुल मिलाकर 5 मैच आपको नई दिल्ली में 5 मैच खेले जाएंगे। और आगे चलते हैं तो आपको 4 मुकाबला जो है देखने को मिलेगा। कहाँ, तो भारत के अन्य शहर कहाँ पर, बेंगलुरु में आयोजित होने वाले हैं। और सेमीफाइनल, फाइनल, समापन समारोह, यदि बात करें कि आपको सेमीफाइनल, फाइनल और समापन समारोह के साथ साथ जो है कुल मिलाकर 15 मैचों का आयोजन जो है कौन सा शहर करेगा, तो श्रीलंका की जो राजधानी आपको है कोलंबो, तो कोलंबो में ये आयोजित होगा। और इसमें जो है कौन कौन सी टीमें भाग ले रही है, तो आपको भारत तो टीम भाग ले रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीमें, इंग्लैंड, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें भाग ले रही है। और कुल मिलाकर जो है आपको 21 मैच खेले जाएंगे। और यहाँ पर एक आपको प्रश्न ध्यान रखना है, सभी कप्तान आपको याद रहता है, लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जो दृष्टिबाधित महिला टीम है इसकी कप्तान कौन है ना। या आपको ये अभी वर्तमान में तो कप्तान है ये, और कह सकता है, पूछ सकता है कि आपको महिला T20 विश्व कप के समय में जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो कि दृष्टिबाधित वाला है, जो T20 फॉर्मेट में खेला गया है, इसका कप्तान कौन था। तो कप्तान आपको ध्यान रखना है, कप्तान कौन है, कप्तान आपको दीपिका टीसी है। तो दीपिका को आपको याद रखना है कि दीपिका टीसी है ना। तो भारतीय महिला दृष्टिबाधित महिला टीम की जो कप्तान है कौन है, दीपिका टीसी है। तो याद रहेगा, बहुत सारी बातें किए हैं, इतने बातें यदि आप याद रखते हैं तो आपको याद रखना है। अभी हाल ही में जो है प्रश्न देखिए पूछा जा सकता है, आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब जब आयोजन होता है तो आयोजन भी ध्यान रखना है, और खेल जब समाप्त होगा और कौन सा देश जीतेगा जब भी होगा, तो इस पे एक बार फिर से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यह जो है आपको फर्स्ट आपको वर्ल्ड कप है ओमेन वाला, कौन सा, दृष्टिबाधित के लिए। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना, और इस बार जो है जीनोम परियोजना संबंधित प्रश्न है। तो जीनोम परियोजना जो है किस राज्य में स्टार्ट किया जा रहा है, आप बताइए कि जीनोम परियोजना जो आपको देखने को मिलेगा कहां पर, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो आप बताइए कहां पर। तो ये जो आपको आंसर बनेगा यह कहां बनेगा, आपको गुजरात बनेगा। कहां बनेगा, तो आपको जीनोम परियोजना जो स्टार्ट की जा रही है, कहां पर स्टार्ट की जा रही है, आपको जनजातीय जीनोम परियोजना
किस राज्य में? गुजरात में। आइए बातचीत करते हैं जीनोम के बारे में, बातचीत करेंगे कि जीनोम परियोजना क्या है और किस लिए जो है ये स्टार्ट किया जा रहा है, और खास करके जो है जनजातीय समुदायों पर ये स्टार्ट किया जा रहा है। किस पर? तो ये जनजातीय समुदायों पर ध्यान केंद्रित करके जो है इस पे आपको आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? तो आपको ये खास करके गुजरात में, है ना। गुजरात विशेष रूप से जो है जनजातीय समुदायों पर ये केंद्रित आपको क्या है, ये जीनोम अनुक्रमण पहल है। और यह भारत का कह सकते हैं कि यह भारत का पहला भारतीय राज्य ऐसा बनेगा जो कि आपको जीनोम परियोजना लाया गया है, खास करके जनजातीय समुदायों के लिए लाया गया है। ऐसा क्यों लाया जा रहा है? जीनोम प्रणाली से क्या होगा, बात करेंगे। यदि आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? बायोलॉजी पढ़े होंगे, तो आप लोगों को डीएनए पढ़ाया गया होगा। और डीएनए में जो है, डीएनए के ऊपर क्या बैठा हुआ रहता है? जीन बैठा हुआ रहता है। यदि आप आइए बातचीत कर लेते हैं, तो ये जो आपको डीएनए देखने को मिलता है, डीएनए पे छोटे 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 क्या देखने को मिल रहा है? आपको जीन देखने को मिलता है, ठीक है। और यह जो है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति जिसका कि जीन खराब हो और जीन जो है बीमारी पैदा कर रहा है, इसका अध्ययन किया जाएगा, एक एक जीन का अध्ययन किया जाएगा कि ये जीन जो है किस चीज के लिए है ना। ये जीन क्या काम, शरीर में कौन सा काम कर रही है। सभी जीन जो है, सभी जीन का अपना अपना अलग अलग काम है। जैसे कि कोई जीन काम करती है कि आंखों का रंग प्रदान करने का, कोई जीन ऐसा होता है जो कि बालों के लिए है, कोई जीन ऐसा होता है जो कि स्किन के लिए है। सभी प्रकार का अलग अलग जीन होता है और वो जिम्मेदार होता है खास करके आने वाले पीढ़ी, जो वंशज होता है आने वाले पीढ़ी को वो प्रोवाइड करता है। तो ये आपको यदि किसी जीन में खराबी है तो उस जीन को ये जब अध्ययन कर लिया जाएगा, हाँ इस व्यक्ति के इस जीन में खराबी है, तो उसका क्या कर लिया जाएगा, उसका ठीक कर दिया जाएगा। उस जीन को क्या कर दिया जाएगा, हटा के उस जगह दूसरे जीन को इनपुट कर दिया जा सकता है जिसमें खराबी रहेगा। इसी वजह से जो है जीन का अध्ययन किया जाता है, इसी को जीनोम प्रणाली बोलते हैं। और जीनोम प्रणाली जो है इसी का अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलता है, ये जनजातीय समुदायों पर यह रहेगा कि जीनोम का जो है अनुक्रमण, एक तरह से जीन को जो है एक लाइन में तैयार करके रखना कि कैसे कैसे इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसी उद्देश्य से जो है इसका जनजातीय उद्देश्य क्या है कि जनजातीय आबादी के लिए आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करना है कि स्वास्थ्य पर क्या खराबी है। आनुवंशिक वैसे बीमारी को ठीक किया जाएगा जो आनुवंशिक होगा। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कि कलर ब्लाइंडनेस है ना, कि जिसमें यदि कलर ब्लाइंडनेस है तो उस बीमारी को क्या कर लिया जा सकता है, ठीक कर लिया जा सकता है। और सटीक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। और इस पहल के तहत जो है राज्य के 17 जिलों के आदिवासी समुदायों को जो है 2000 व्यक्तियों के जीनोम का क्या किया जाएगा, अनुक्रमण किया जाएगा। तो ये 2000 व्यक्तियों का क्या किया जाएगा, अनुक्रमण जीन के पद्धति को पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, और यह पहल जो है आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से रोग को देखिए ठीक किया जा सकता है। तो सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो सिकल सेल एनीमिया बीमारी होती है, इसको क्या किया जा सकता है, इसमें ठीक किया जा सकता है। थैलेसीमिया, यह जो है एक प्रकार का आनुवंशिक बीमारी होती है, तो आपको थैलेसीमिया को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं लिखा हुआ है, तो कलर ब्लाइंडनेस को भी ठीक किया जा सकता है। और कुछ आनुवंशिक कैंसर होते हैं, तो कुछ आनुवंशिक कैंसर को भी जो है यहाँ पर ठीक किया जा सकता है, शीघ्र उसको पता लगाया जा सकता है और सटीक उसका क्या किया जाएगा, इलाज कर दिया जाएगा। तो बात समझ रहे हैं कि जीनोम परियोजना क्या होती है, यह महत्वपूर्ण है। और यह स्टार्ट किया गया है कहाँ पर, तो ये गुजरात में स्टार्ट किया गया है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रहेगा। चलिए, जो गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। आइए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है। आप लोगों का कमेंट खोल देते हैं कि कमेंट यदि आप बातचीत करना चाहते हैं तो कमेंट आप कर सकते हैं ना। चलिए, क्या समझने में कोई परेशानी, क्या किसी प्रकार का दिक्कत, या आपको लग रहा है कि समझ में आ नहीं रहा है ये जीनोम परियोजना, तो आपको आने वाले दिनों में जो है इससे बहुत सारा प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलिए, वीना भारती जी गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना, सभी को। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, क्वाड संबंधित प्रश्न है कि हाल ही में क्वाड देशों के बीच जो है मालाबार युद्ध अभ्यास जो है 2025 कहां शुरू किया गया है। तो हाल ही में जो है क्वाड के बारे में पूछ रहा है कि क्वाड देशों के बीच जो है आपको मालाबार युद्ध अभ्यास जो है इसका शुरुआत जो है कहां से किया गया है। तो इसका शुरुआत कहां से किया गया है, तो इसकी शुरुआत जो है गुआम में किया गया है। कहां पर इसकी शुरुआत किया गया है, इसका आंसर बनेगा गुआम। नाम सुना है गुआम का? तो गुआम कोई देश नहीं है, उस पर जो अधिकार देखने को मिलता है, तो अधिकार जो है आपको क्या है, अमेरिका का अधिकार है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वाड, और क्वाड में जो है कितने देश से मिलकर ये क्वाड बनता है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और आगे ये जो है क्यों स्टार्ट किया जाता है इस पर भी बातचीत करते हैं ना। अभ्यास सीधी सी बात है कि आपको जो ये आपको प्रशांत और हिंद महासागर पर कह सकते हैं कि खास करके हिंद महासागर पर, जो हिंद महासागर पर नजर रखने के लिए आपको सभी देशों पर ये क्वाड का
गठन किया गया है। और क्वाड में कौन कौन सा देश है, तो क्वाड नाम से ही है आपको भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये 4 देश आपको क्वाड में बराबर याद रखना है। और लगातार ये आपको प्रश्न पूछा जाता है किसी भी परीक्षा में कि क्वाड में कितने सदस्य देश हैं। तो क्वाड में कितने सदस्य देश हैं, तो 4 सदस्य देश हैं। आपको कौन कौन सा, आपको भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। उसके बाद इसकी भागीदारी वाला वो ये वार्षिक मालाबार सैन्य अभ्यास होता है, जो कि आपको उत्तरी प्रशांत महासागर में आपको गुआम के पास ये किया गया है। ये इस बार जो इसका आयोजन आपको कर सकते हैं, ये अभ्यास कर सकते हैं कि इसका अभ्यास जो है आपको वार्षिक मालाबार सैन्य अभ्यास इस बार कहां पर किया गया है, तो ये आपको गुआम में किया गया है, प्रशांत महासागर के, उत्तरी प्रशांत महासागर में। देखिएगा आप ऑस्ट्रेलिया के आसपास, आपको मैप में भी दिखाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, गुआम देखने को मिलता है। और यहीं पर यह अभ्यास किया गया है। ऑस्ट्रेलिया है, स्वाभाविक बात है कि ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास आप आ जाता है। गुआम यहाँ पर आपको लिख भी दिए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड होगी पीडीएफ आपको। गुआम जो प्रशांत महासागर में स्थित एक क्या है, अमेरिकी क्षेत्र है। क्या है यह, गुआम कोई ऐसा देश नहीं है। गुआम क्या है, उस पर अधिकार किसका है, तो ये आपको अमेरिका का अधिकार उस पर देखने को मिलता है, अमेरिकी क्षेत्र है। और अपनी पूर्वी एशिया और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित लक्ष्य कह सकते हैं, यहाँ पर जो विवादित जल क्षेत्र खास करके जो है जल क्षेत्र, उस पर क्या करना है, इसका निकटता के कारण कह सकते हैं कि रणनीतिक अत्यंत महत्वपूर्ण, किसका, अमेरिका का। यदि आसपास रहेंगे, किसके आसपास, यदि कह सकते हैं कि सीधी सी बात है आपको देखने को मिलेगा क्या, चीन सागर के यदि आसपास, वैसे अमेरिका बहुत दूरी पर है, तो प्रशांत महासागर में चीन के आसपास, यदि चीन सागर के आसपास, चीन सागर के आसपास कहने का मतलब है कि चीन पे भी नजर रखा जाएगा, और चीन पर नजर रखा जाएगा, आसपास में जितने भी एशिया देश है, पूर्वी एशिया देश है, सभी पर नजर रखा जाएगा। इसी वजह से जो है ये जल क्षेत्र जो है इसके लिए इंपोर्टेंट बन जाता है, किसके लिए, आपको अमेरिका के लिए इंपोर्टेंट बन जाता है। और इस वर्ष का जो है मालाबार सैन्य अभ्यास जो है, भारत का प्रतिनिधित्व, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के प्रतिनिधित्व कौन सा कह सकते हैं कि आईएनएस क्या था, तो आईएनएस आपको सह्याद्री है ना, तो आईएनएस आपको सह्याद्री आपको याद रखना है कि आईएनएस सह्याद्री जो है इस बार जो है इसका एक तरह से प्रतिनिधित्व किया था, जो एक स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई क्या है, स्टेल्थ गाइडेड। आप बोलिए कि इतना बताने का क्या आवश्यकता है, इतना बताने का आवश्यकता है इसलिए है कि प्रश्न आपको इस लाइन से पूछा जा सकता है, हो सकता है कि वहां से प्रश्न आप पूछे, ये पूछा जा सकता है कि भारत आपको जो है क्वाड के साथ जो है, भारत के साथ साथ कौन 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 सा देश है, तो अमेरिका है, आपको ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये तो पूछा जा सकता है। और इस बार सैन्य अभ्यास कहां पर किया गया, यही प्रश्न था आपका, तो इस कहां पर किया गया, तो गुआम में किया गया। और गुआम कहां पर है, तो आपको ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। और भारत की तरफ से इस बार कौन सा आपको आईएनएस प्रतिनिधित्व किया था, तो भारत की तरफ से इस बार कौन सा प्रतिनिधित्व किया था, आईएनएस सह्याद्री प्रतिनिधित्व किया था। यही तो आपको 3 लाइन बोलने में भले ज्यादा समय लगता है, समझाने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन प्रश्न तो आपको 2 से 3 लाइन में बन जाएगा और आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। और आइए गुआम के बारे में आपको बताया था कि गुआम भी आपको मैप में दिखा देंगे। ये आपको क्या है, ऑस्ट्रेलिया है ना। यदि आप अच्छे से मैप को देख रहे होंगे तो ध्यान दीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ये तो आप मैप से समझ में आ रहे होंगे, मैप यदि पढ़े होंगे तो मैप से आपको समझ में आ रहा हो कि ये आपको ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए किसी भी देशों पर अमेरिका कैसे नजर रखता है ना। तो ये आपको ध्यान समझ सकते हैं, जहां पर आपको ये लाइनिंग की है तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा, पीडीएफ आपको अच्छे से मिलेगा। और ये आपको क्या है, ऑस्ट्रेलिया के आपको आसपास देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया का ये क्षेत्र आता है, छोटे छोटे द्वीप है इंडोनेशिया के पास। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो एक छोटा सा द्वीप है और इसी को क्या बोलते हैं, गुआम बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, गुआम बोलते हैं। ये जो आपको रेड कलर का जो देखने को मिल रहा है, ये जो सर्कल में आपको यहाँ पर जो लाइनिंग किया गया है, आप इस तरह से देखिए तो ये आपको गुआम है ना। ये माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है, गुआम आता है। उसके बाद यहाँ पर अधिकार किसका है, अधिकार आपको इस पे किसका है, गुआम पर अमेरिका का अधिकार है। और यहाँ पर ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये अपना सैन्य अड्डा बना के रखा है ना। और भारत का एक राज्य है प्रशांत महासागर में, कौन सा राज्य है, नाम सुने हैं प्रशांत महासागर में, हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप जो है आपको यहाँ पर एक राज्य है, ये किसका राज्य है, अमेरिका का राज्य है। यहीं पर तो जापान गिरा दिया था, पर्ल हार्बर पर क्या गया था, हमला किया था। उसके बाद जो है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होता है, ठीक है। यहां से देखिए अमेरिका यहां से भी दूरी है, यहां से भी इसको 5 घंटा लगेगा जाने में, 5 घंटा इधर लगेगा, 7 घंटा यहां से लगेगा। लेकिन यदि अमेरिका का सैन्य अड्डा इस जगह रहता है तो आसानी से यहां पर कह सकते हैं कि इधर क्या है, एशिया है, एशिया है, तो यहां से आसानी से ये नजर रख सकता है इस पर, इस क्षेत्र में। कोरिया इस जगह है, उसके बाद जापान इस जगह है, इधर जो आपको देखने को मिलता है ये चाइना है ना, ताइवान है आसपास। तो यहाँ से इसके क्या है, ये जो आपको लाइनिंग किया हुआ है, इस जगह से आसानी है। यहाँ से यदि कोई हमला करेगा तो बहुत दूरी पर है, इस जगह से, इस कॉर्नर से कह सकते हैं कि यदि आपको इसको वायुयान मान लेते हैं कि इसको वायुयान से भी जाता है तो आपको ये 5 घंटा इधर से लगेगा, 7 घंटा इधर से लगेगा, ठीक है। तो आपको 12 घंटा तब पर भी सफर लग जाता है जाने में।
तो यहाँ इसकी क्या हो जाती है, दूरी कम हो जाती है, और दूरी कम हो जाती है इस जगह से नजर रखना क्या होता है इसके लिए आसान हो जाता है। किसी भी यहाँ पर से देश, इधर वाले देश पर तो ये इधर है ही, और अपना हवाई द्वीप पर भी जो है इधर से भी ये कर सकता है कि यदि कोई अटैक करेगा इस पे तो इधर से भी ये हमला कर सकता है और इधर से भी हमला कर सकता है, दोनों तरफ से इसके पास रास्ता है। तो अपने राज्य को एक तरह से सुरक्षित रखने के लिए भी यहाँ से ये नजर रखता है ना, समझ रहे होंगे। और क्वाड, क्वाड में सीधी सी बात है, आपको बताया था कि क्वाड के अंतर्गत कौन कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत तो है ही, साथ साथ आपको अमेरिका है, और अमेरिका के साथ साथ आपको क्या है, जापान है। तो ये सब जो देश है आसपास, यहाँ से देखिएगा तो आसपास ये नजर रखता है, और ये नजर रखता है किस पर नजर रखता है, ये हिंद महासागर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर देखने को मिलता है, तो कुछ प्रशांत महासागर का भी हिस्सा आता है और कुछ आपको क्या पूर्णतः आपको हिंद महासागर। तो हिंद महासागर पर पूर्णतः की चीन इधर से उधर तो नहीं जा रहा है ना, खास करके चीन के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो आपको देखने को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप 30 के नाम से बोलेंगे। तो कोप 30 का जो है किस देश में कह सकते हैं कि इसका आयोजन शुरू हुआ है, तो आपको 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कह सकते हैं कि यह सम्मेलन जो है किस देश में इसका प्रारंभ हुआ है। तो इस यहाँ पर आइए, तो आपके पास ऑप्शन है, भारत है, जापान है, ब्राजील है और पोलैंड है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा ब्राजील होगा। यदि आप साथ साथ बनाना चाहते हैं तो साथ साथ बनाते रहिएगा, ठीक है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रतिदिन क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल पर जो है आपको बहुत सारे विषय पढ़ाया जाता है, करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है आपको सभी विषय यहाँ पर तैयार करवाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको बेनिफिट जरूर होगा। चलते हैं, तो इसका आंसर आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। और कोप जो है आपको बार बार सेट में देखने को मिलेगा। सेट यदि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिहार दरोगा वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बात करेंगे कि वह जो है आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो कोप से जो है आपको प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन आपको जब सेट बना रहे हैं प्रतिदिन, आप जब सेट बनाते होंगे तो आपको कभी ना कभी आपको जरूर मिलेगा, कोप से संबंधित प्रश्न मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या फैक्ट बनता है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है 30वां संस्करण जो है आपको, जिसे कि कोप 30 के नाम से जो संस्करण है उसी के नाम से कोप 30 के नाम से ये जाना जाता है। और इस बार जो है बेले ब्राजील में ये जो है आधिकारिक रूप से यह आरंभ हुआ है। तो ये सम्मेलन कहां पर स्टार्ट हुआ है, तो ये आपको ब्राजील के किस शहर में, तो ब्राजील के आपको बेले में ये आपको स्टार्ट हुआ है, जो कि चलेगा कब तक, तो 10 से लेकर स्टार्ट हुआ है और यह 21 नवंबर 2025 तक यह चलने वाला है। तो एक बार फिर से जो है आपको 22 नवंबर को जो है ये करंट अफेयर्स में आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। और विश्व के लगभग 190 देश जो है इसमें भाग लेने वाले हैं, जितने भी कह सकते हैं कि जो प्रमुख नेता हैं, वैज्ञानिक हैं, उद्योगपति जो है, पर्यावरण के जो भी पर्यावरणविद हैं, वो सब इसमें क्या होने वाले हैं, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। तो इस वर्ष जो है कोप 30 का जो है फोकस जो है पेरिस समझौते के तहत कह सकते हैं कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को जो है तेजी से लागू करने और सदी के मध्य तक जो है शुद्ध शून्य, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नेट जीरो, ये भी प्रश्न बार बार आता है, नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में जो है ठोस योजना तैयार करना है कि नेट जीरो कैसे किया जाए, इस पर जो है नेट जीरो उत्सर्जन कैसे प्राप्त किया जाए, इस पे जो है खास करके योजना तैयार की जाएगी। और यह जो है कोप 30, कम से कम आपको तो इतना तो जरूर याद रखना है कि कोप 30 का जो है इस बार आयोजन कहां पर हुआ है, तो आयोजन या सम्मेलन कह सकते हैं कि आपको बेले ब्राजील में हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। और जैसे ही ब्राजील का नाम आता है तो ब्राजील के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्राजील के जैसे नाम आता है, कोप 30 का नाम आया कि कोप 30 जो है इस बार ब्राजील में हुआ है। तो ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया है ना। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती, कौन सी मुद्रा चलती है, आपको ब्राजीलियन, आपको रियल चलती है। एक याद रखिएगा, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल रियल याद रखिएगा। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, लूला डी सिल्वा है, याद रहेगा। तो लूला डी सिल्वा आपको ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, आपको रियल मुद्रा है। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी राजधानी याद रखिएगा, आपको क्या है, ब्रासीलिया है। ब्राजील जो है बीच बीच में जो है अपनी राजधानी बदलते रहता है ना, तो अभी वर्तमान में जो है ब्रासीलिया इसकी राजधानी है। चलें अगले प्रश्न पर। ISSF है ना, ISSF आपको विश्व चैंपियनशिप ये स्टार्ट हो चुका है। विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं, व्यक्तिगत यदि पूछे, यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत तौर पर कौन जीता है, गोल्ड कौन जीता है, ठीक है, वो भी बात करेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पर पहले व्यक्तिगत तौर पर आइए, तो व्यक्तिगत तौर पर प्रश्न दिया है कि व्यक्तिगत तौर पर ये कौन जीते हैं, ये आपको अनीस भानवाल जीते हैं। ये अनीस भानवाला, इसको नाम, इसका नाम है क्या है, अनीस भानवाला, ठीक है।
और यहीं पर आपको कुछ कुछ और प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो ये आयोजन कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि यहाँ पर क्या कोई और कुछ जीते हैं या नहीं जीते हैं, तो यहाँ पर गोल्ड कौन जीते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो अनीस, पहले अनीस के बारे में देख लेते हैं कि अनीस भानवाला जो है पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में जो है सिल्वर मेडल ये जीतते हैं। कौन सा मेडल जीतते हैं, तो ये आपको सिल्वर मेडल जीतते हैं व्यक्तिगत तौर पर, और ओलंपिक इवेंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय, ठीक है, तो ये पहले भारतीय कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर में पिस्टल शूटर बनने वाले ये सम्मान हासिल किए हैं। वहीं भारत के सम्राट राणा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सम्राट राणा के बारे में बात कर रहे हैं, और वरुण तोमर के बारे में बात कर रहे हैं। ये दो नाम, सम्राट राणा और वरुण तोमर, देखिएगा तो ये भी आपको जो देखने को मिलता है विश्व चैंपियनशिप में जो है राइफल और पिस्टल में पुरुषों की 10 मीटर आपको एयर पिस्टल इवेंट में जो है आपको क्रमशः गोल्ड और ब्रॉन्ज जीतते हैं। तो गोल्ड आपको किसके द्वारा, तो सम्राट के द्वारा जो है आपको गोल्ड जीता जाता है, जबकि वरुण के द्वारा कौन सा, ब्रॉन्ज जीता जाता है। ध्यान रहेगा सम्राट राणा के द्वारा, आपको ध्यान रखिएगा कि सम्राट राणा, ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है कि सम्राट राणा जो है आईएसएसएफ में जो शूटिंग वाला हो रहा है विश्व कप, इसमें जो है कौन सा पदक जीतते हैं, तो ये सम्राट राणा के द्वारा क्या जीता गया है, गोल्ड। जबकि व्यक्तिगत तौर पर देखिएगा तो व्यक्तिगत तौर पर जो है अनीस भंडवाला का नाम आता है ना, और वरुण तोमर क्या जीतते हैं, ब्रॉन्ज जीतते हैं। तो ये आपको प्रतियोगिता कहां पर, इस प्रतियोगिता हो रहा है, तो ये प्रतियोगिता आपको मिस्र के काहिरा में हो रहा है। ये प्रतियोगिता कहां पर हो रहा है, मिस्र की राजधानी जो आपको काहिरा है, यहीं पर ये प्रतियोगिता हो रहा है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अनीस भंडवाला की तस्वीर है, और व्यक्तिगत तौर पर ये पदक जीतने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर देखिएगा कि हाल ही में टाइम आउट द्वारा जो है जारी सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर, यही आपको थंबनेल पर था कि एशिया का सबसे खुशहाल शहर है ना, कि एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है, तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर जो है आप किसको घोषित किया गया है, मुंबई को घोषित किया गया है। अपने भारत में है एशिया का सबसे खुशहाल शहर, और वह शहर कौन सा है, मुंबई। तो आपको खुश रहना है, अपना जीवन यापन खुशी से व्यतीत करना है, तो जाना होगा कहाँ, मुंबई जाना होगा। तो ये ध्यान रखना है। और हम जो है आपको बता देते हैं एशिया के टॉप जो 5 खुशहाल देश हैं, एशिया के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पूरे विश्व के बारे में बात करेंगे तो वो हैप्पीनेस इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल एशिया के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें भी शहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा शहर के बारे में, जैसे कि भारत में भी बहुत सारा शहर है, क्या कहते हैं, मुंबई है, हैदराबाद है, सिकंदराबाद है, उसके बाद क्या कहते हैं आपको पटना है ना, नई दिल्ली है, मुंबई है, इस बेंगलुरु है, इस तरह से जो है उसमें शहर लिया गया है। इसमें क्या लिया गया, शहर। तो टॉप 5 जो है शहर पूरे आपको एशिया के कौन कौन सा शहर है जहां पर कह सकते हैं जीवन यापन जो है खुशहाल से बीतता है। तो सबसे पहला नाम तो आपको बता ही चुके कि एशिया का सबसे हैप्पीनेस से बात करते हैं तो कहां पर देखने को मिलता है, आपको मुंबई में देखने को मिलता है। तो पहला नंबर पर यह है। दूसरा पर भारत का पड़ोसी जो है आपको बीजिंग, चीन जो की राजधानी कह सकते हैं, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, और यही जो है कह सकते हैं कि आपको दूसरे स्थान पर आता है। और चीन का संघाई शहर तीसरे स्थान पर आता है। थाईलैंड का चियांग माई जो देखने को मिलता है ये आपको चौथे स्थान पर आता है। और वियतनाम का हनोई, वियतनाम की राजधानी भी है हनोई, वियतनाम का हनोई जो है आपको 5वें स्थान पर आता है। और ये सब जो है खुशहाल शहरों की सूची में है, आपको 1 to 5 के अंतर्गत जो है आपको ये बता चुके हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, कम से कम नंबर 1 पर याद रखिएगा कि नंबर 1 पर हम लोगों का देश का जो शहर है कौन सा, आपको मुंबई, यही क्या है, खुशहाल, सबसे खुशहाल एशिया का कह सकते हैं कि टॉप में खुशहाल रहने वाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो शेखा, आपको क्या है, शेखा नासिर अल नोवैस किस देश से संबंधित है, पूछ रहा है कि किस देश से ये संबंधित है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है, किनको नियुक्त किया गया है, तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग का जो है पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है, किनको नियुक्त किया गया है, शेखा नासिर अल नोवैस को। किसको, शेखा नासिर अल नोवैस को शामिल किया गया। और यह किस देश की रहने वाली है, तो ये रहने वाली है आपको संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली है। किस देश की रहने वाली है, तो ये आपको संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा, शेखा नासिर अल नोवैस संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूएई बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला महासचिव इनको क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। और यह एक क्या सकते हैं ऐतिहासिक नियुक्ति है, क्योंकि 50 साल के इतिहास में जो है वैश्विक पर्यटन निकाय का जो है नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली खाड़ी नागरिक भी है ना, पहली महिला है और पुरुष महिला दोनों मिला देते ये नागरिक भी पहली है जो कि खाड़ी देशों के आसपास से ये देश आ रही है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और जनवरी 2026 से उनका
2026 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा कार्यकाल? तो ये 26 से स्टार्ट होगा और यह चलने वाला कब तक है? ये 4 साल तक कार्यकाल चलने वाला है। नंबर के साथ यदि आप आंसर लिखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप नंबर के साथ साथ लिखिएगा कतर। तो कतर नहीं होगा आंसर, ठीक है। आप आंसर समझ चुके होंगे कि आंसर क्या होगा। तो आंसर आपको सऊदी अरब होगा। चलिए हेलो सर लिख रहे हैं, तो क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? यदि लिखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग आप लोगों को पहले ही बोल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, है ना। आते हैं हम लोग फिर से प्रश्न पर आते हैं कि हम लोगों का प्रश्न क्या था। तो आपको शेखा नासिर अल नोवेस के बारे में समझ चुके होंगे और ये किस देश के रहने वाली हैं? तो आप संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। जो आप प्रश्न दे रहे थे, आंसर जो आप कतर दे रहे थे, तो आप उनको सुधार करिएगा। ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात की। यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि अबू धाबी है। और यह प्रश्न जो है आपको बिहार एसएससी में पूछा जा चुका है कि संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा का क्या नाम है? तो मुद्रा का क्या नाम है? यह दिरहम मुद्रा है, ठीक है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। कह सकते हैं कि राष्ट्रपति वही होते हैं जो यहाँ के कह सकते हैं कि राजा होते हैं, उसी को राष्ट्रपति के तौर पर दर्जा दिया जाता है। और ये जो आपको देखने को मिलते हैं यही क्या है? शेखा। यहाँ पर जो आप नाम देखते हैं शेखा नासिर अल नोवेस, तो ये जो आपको तस्वीर देखने को मिलता है यही है शेखा नासिर अल नोवेस, ठीक है। तो शेखा नासिर अल नोवेस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जो भी प्रश्न आपको तैयार किया गया है तो ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये आपको रहने वाली हैं संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली हैं। चलिए बनाइए, अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। साथ साथ बनाने का प्रयास करिएगा। पीढ़ी का थोड़ा सा प्रश्न को सुधार करिएगा। पीढ़ी यहाँ पर नीचे लगा देना है। पीढ़ी का तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? किसके बारे में बात कर रहे हैं कि पीढ़ी का तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? समझाएंगे, आगे चलकर समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए कि सबसे पहले आंसर क्या बन रहा है। तो पीढ़ीगत जो है तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह देश बना है आपको कौन सा? तो इसका आंसर बनेगा क्या? तो ये मालदीव बनेगा, है ना। तो मालदीव जो है इसका आंसर बन रहा है कि पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्यों ऐसा प्रश्न लिखा गया है? तो प्रश्न इसलिए ऐसा लिए हैं क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है, खास करके जिनका जन्म 1 जनवरी 2007 के बाद हुआ है, क्या हुआ है? जिसका जन्म कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2007 के बाद हुआ है, वह व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का तंबाकू खरीदने या इस्तेमाल करने पर जो है उनको पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। किस देश के द्वारा? तो यह देश जो है आपको मालदीव है, ठीक है। तो मालदीव जो है इसीलिए लिखा क्या है? पीढ़ीगत लिखा गया। अब समझ में आ चुका होगा कि पीढ़ीगत क्यों लिखे हैं। कि मालदीव जो है पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का क्या है? दुनिया का कह रहे हैं पहला देश, ठीक है। क्योंकि इससे पहले एक देश स्टार्ट किया था लेकिन वह जो है अपना वापस ले लिया, ठीक है। न्यूजीलैंड स्टार्ट किया था, ठीक है। न्यूजीलैंड आपको नीचे में लिखती है भी कि न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला कह सकता है कि पहला देश बना था, ठीक है। क्या था? पहला देश था, लेकिन बाद में जो है ये आपको क्या कर लेता है? ये आपको 2023 में जो है ये निरस्त कर देता है। इस योजना को कह सकते हैं कि निरस्त कर देता है, फिर से लागू कर देता है। पियो जितना पीना है, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। फिर इलाज कहाँ करवाएगा? तो डॉक्टर सब बैठे बैठे रह जाएगा। चलिए इसीलिए बोला कि चलो कोई बात नहीं। तो ये लेकिन मालदीव क्या है? छोटा सा देश है। तो छोटा सा देश है तो वहाँ पर जो है सरकार का दायित्व बनता है कि सभी की कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की सुरक्षा का दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है। इसी वजह से जो है जो आने वाला जनरेशन है, खास करके जो मानसिक जिनको लत लग गया है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है यहाँ पर जो है जो 2007 के बाद पैदा होता है, ठीक है। तो जो 2007 के बाद पैदा होता है वह व्यक्ति जो है पूर्णतः तंबाकू नहीं खरीद भी नहीं सकता है, ना इस्तेमाल कर सकता है। पूर्णतः उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और मालदीव में पहले से ही वेपिंग और ई सिगरेट, जो ई सिगरेट होती है और वेपिंग जो चलती है, इस पर जो है पूर्ण प्रतिबंध है। ये ध्यान रखेंगे कि मालदीव पर पूर्ण प्रतिबंध है। और आपको बता चुके कि ऐसा सबसे पहली बार कौन किया था? तो ये ऐसा सबसे पहली बार जो है आपको किया था किसके द्वारा? तो ये आपको न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया था। लेकिन ये न्यूजीलैंड जो है 1 जनवरी 2009 में ही कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2009 के बाद कह सकते हैं कि जन्म लेने वालों के लिए ऐसा काम किया था। लेकिन इसको जो है फिर से क्या कर देता है? वर्ष 2023 में क्या कर देता है? प्रभाव भी कर देता है, निरस्त कर देता है कि कोई बात नहीं है, ठीक है। बोला कि चलो मेरे से गलती हो गया है तो पियो, है ना, कोई बात नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो है कब से बता चुके हैं कि कब से कुछ 2007 वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे जो है सिगरेट या किसी भी प्रकार का धूम्रपान हो, तंबाकू हो, टोबैको हो, किसी प्रकार का नहीं खरीद सकते हैं, नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले अगले प्रश्न पर।
चलिए चलिए, बिल्कुल सही है आपका प्रश्न, है ना। प्रश्न जो जवाब आप लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं। चलिए इसी तरह से बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आ, अगले प्रश्न पे बात करते हैं, और अगला प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, आइए इस पे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है ल्यूकेमिया, नाम सुने होंगे ल्यूकेमिया का, ठीक है। बायोलॉजी यदि पढ़े होंगे तो जरूर सुने होंगे ल्यूकेमिया का नाम। वैसे भी आम जनमानस में भी जो है आपको ल्यूकेमिया का नाम सुनने को मिल जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है आपको ल्यूकेमिया, क्या नाम है आपको, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा है, क्या नाम है, ल्यूकेमिया और जो लिम्फोमा के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली घरेलू सीआर टी सेल थेरेपी। कौन सी थेरेपी है आपको, सीआर टी सेल थेरेपी है। पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है, इस थेरेपी का नाम क्या है। सीआर टी सेल थेरेपी होती है, और यह थेरेपी जो है कैंसर के इलाज के लिए ठीक किया जाता है। किस प्रकार का कैंसर, जो आपको खा सकता है कि ब्लड कैंसर, जो जिसको कि ल्यूकेमिया बोला जाता है या लिम्फोमा बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आगे चलकर हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पर आंसर आपको सीधे तौर पर बताते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए जो लॉन्च की गई आपको भारत की पहली घरेलू सीआरटी सेल थेरेपी है, और यह जो है इसका आंसर क्या बन रहा है, इसका आंसर आपको देखिए क्या बन रहा है। इसका नेक्स्ट है ना, सभी देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो पहले क्या समझ लेना है या पहले बात कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आज का आंसर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलता है, ये जो 19 इसको रखा गया है, पहले ये समझ लेते हैं। तो ये आपको ब्लड क्या होती है, आपको सभी के मान के चलिए शरीर में ब्लड होता है, और ब्लड में किसी प्रकार का यदि कोई सेल म्यूटेटेड हो जाती है, और म्यूटेटेड के बाद जो है वो एक प्रकार का कैंसर होता है, और कैंसर का जब मान के चलिए कि खास करके ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर जो है पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। किस थेरेपी से ठीक किया जा सकता है, तो आपको ये थेरेपी का नाम क्या है, टी सेल थेरेपी। क्या नाम है, टी सेल थेरेपी, जिसमें रोगी को कह सकता है कि अपनी टी कोशिका को क्या कहता है, रोगी से ही टी कोशिका को ले लिया जाता है ना। टी कोशिका किसका भाग है, डब्ल्यूबीसी का भाग है, नाम पढ़े होंगे डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का एक भाग होता है, तो वहां से जो है कौन सा कोशिका ली जाती है, टी कोशिकाएं ली जाती है, और उसको जो है जेनेटिक रूप से प्रेस्क्रिप्ट की जाती है, मॉडिफाई की जाती है, ताकि वो कैंसर को पहचान सके और नष्ट कर सके, ठीक है। तो उसको जो है मॉडिफाई कर दी जाती है, और उसके बाद वो कैंसर को क्या करेगा, पहचानेगा। क्योंकि आप डब्ल्यूबीसी समझ पढ़े होंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जो बाहर से आने वाली कुछ भी ऐसा कोई पदार्थ है, कह सकते हैं कि जो कोशिका है या विषाणु है, उसको मारने का वो काम करती है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि टी कोशिका को ले जाता है, और उसका जेनेटिक रूप से उसको प्रेस्क्रिप्ट कर दिया जाता है, और वे कैंसर को पहचान कर क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। और इस सेल का क्या नाम है, टी सेल थेरेपी। और यहीं पर पूछा गया है इस टी सेल थेरेपी का नाम क्या रखा गया है, तो इस टी सेल थेरेपी का नाम रखा गया है नेक्सकार, आपको क्या 19 है ना, क्या है आपको नेक्स्ट कार 19 है, ठीक है। तो नेक्स्ट कार 19 जो है आपको एक उन्नत, ये कार गाड़ी चलाने वाला कार नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कार आपको 19 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर बोलते हैं। इसको जो है आपको रिसेप्टर के तौर पर लिया जाता है, शरीर से ही लिया जाता है, तो आपको चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के अंतर्गत रखते हैं इसको, बात समझ रहे हैं। और यह विशेष रूप से क्या जो है आपको बी सेल ब्लड कैंसर, है ना, बी सेल ब्लड कैंसर, जैसे कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा का इलाज के लिए जो है बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, आपको लिम्फोमा और किसके लिए, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए बनाया गया है। और ब्लड कैंसर को जो है पूर्णतः ठीक किया जा सकता है, यदि सही तरीके से सही समय पर यदि व्यक्ति को पता चल जाता है, तो यह इसका इलाज जो है पूर्णतः संभव है, ठीक है। ऐसी घबराने की इसके लिए कोई बात नहीं होती है। तो ये आप नाम समझ चुके होंगे, और ये भी समझ चुके होंगे कि इसका जो है उपयोग किया जाता है, किसके लिए क्यों उपयोग किया जाता है, तो आपको ल्यूकेमिया के लिए। और हाल ही में जो है यह लॉन्च किया गया किसके द्वारा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस थेरेपी को क्या कर दिया गया भारत में, अब जो है इस थेरेपी का पूर्णतः, विदेश में होता था थेरेपी, ऐसा नहीं कि विदेश में होता था। इससे जो होगा क्या होगा, एक तरह से व्यक्तियों का जो है बहुत सारा रुपया बचत होगा, है ना। पहले जो है जो बहुत सारा रुपया लगता था, उसमें जो है अब जो है थोड़ा सा बचत देखने को मिलता है। तो यह थेरेपी का क्या नाम है, इस थेरेपी का नाम है आपको नेक्सकार 19 नाम है, ठीक है। 19 इसलिए रखा गया कि 2019 में कह सकते हैं कि इस थेरेपी को लाया गया था। भारत में नहीं था ये थेरेपी, विदेशों में था, अमेरिका सब में ये थेरेपी पहले से ही चलती है ना। और आपको पता होना चाहिए कि कैंसर का जो इलाज होता है भारत में, तो है इलाज संभव है, ठीक है, लेकिन जो
बहुत सटीक इलाज है वो कहाँ पर है, अमेरिका में है। ठीक है, इसी वजह से देखते हैं कि जो सेलिब्रिटी सब होती है उसको किसी प्रकार का यदि कैंसर होता है, पता चलता है, तो वह भारत में इलाज नहीं करवाता है। कहाँ चला जाता है, तो भारत से आपको बाहर चला जाता है। यहाँ पर जो आपको भारत में देखने को मिलता है कैंसर थेरेपी से इलाज संबंधित जो देखने को मिलता है आपको, टाटा जो आपको हॉस्पिटल है, कहाँ पर, आपको मुंबई में होता है, और यही क्या कहते हैं जांच सब करती है। भारत में आपको एक हॉस्पिटल है जो कि पूर्णतः किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि शोध करने का बात कर सकते हैं, या किसी प्रकार कैंसर में आपको वो करती है, टाटा हॉस्पिटल, जो कि आपको मुंबई में देखने को मिलता है। इससे संबंधित जो है आपको, कैंसर से संबंधित जो है बहुत जल्द जो है आपको एक वीडियो मिलेगा, जिसपे कैंसर से एक आपको एक सेगमेंट लाएंगे, जिसमें पहला जो आपको कैंसर की बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे ठीक किया जा सकता है, और इस पर जो है पहला कैंसर होगा आपको ब्रेस्ट कैंसर के तहत कह सकते हैं कि वीडियो होगा, है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर पर जो है पूर्णतः एक वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और यह वीडियो आप लोग देखिएगा। और यह जागरूकता के लिए भी है, सामाजिक जागरूकता के तहत भी है, और यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनाया जा सकता है, प्रश्न पूछता भी है कि कौन सी थेरेपी है, जैसे अभी देखने को मिल रहा है कि है ना थेरेपी, तो यही सब वहां पर बताएंगे कि किस थेरेपी से इलाज किया जाना संभव है, कौन कौन सा फूल जो है आपको कह सकते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए उसका योगदान होता है, कौन कोई कोई फूल होता है उसका नाम भी बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से एग्जामिन किया जा सकता है, अपने आप में कैसे कोई व्यक्ति एग्जामिन कर सकता है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, कि कैसे किसी प्रकार का कोई परेशानी है या नहीं है। तो खास करके ब्रेस्ट कैंसर पर जो आपको 1 घंटे का लगभग लेक्चर मिलेगा, उसमें आप देखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। सिर्फ आप अभी डेट नहीं बता सकते कि किस दिन मिलेगा, लेकिन बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, जब भी आपको थंबनेल पर देखने को मिलेगा आपके चैनल पर, तो जरूर वो वीडियो देखिएगा, और आप अपने साथ साथ जो है दूसरे को भेजने का भी प्रयास करिएगा, क्योंकि उसमें जितनी भी बातें होंगी सब आपके लिए जो है, खास करके जो है आपके ज्ञान की बातें होंगी उसमें, है ना। और इमेज के साथ साथ दिखाएंगे कि कैसे क्या लिया जाता है, किस प्रकार से इलाज किया जाता है, सभी बात करेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, बातचीत कर लेते हैं, क्या बात करते हैं, अपने प्रश्न पर बात करते हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों के लिए है, 10वां नंबर का जो प्रश्न है, क्या है कि हाल ही में भारत के जो है 91 नंबर के जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं, कौन बन चुके हैं, नाम बता सकते हैं आप लोग, क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट कार, चलिए तो आप नेक्स्ट कार 21 जो आप लिख रहे हैं, तो 21 आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कार आपको क्या है, आपको यहाँ पर आपको समझा चुके हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट कार आपको समझा चुके हैं, क्या है आपको 19 ही है ना, इसलिए 19 लिखे हैं। नेक्स्ट कार 19 आपको डेट भी लिखे हैं, आप समझ चुके हैं, क्योंकि इसकी खोज कब होती है, तो खोज होती है आपको कब होती है, 2019 में ही खोज होती है। ठीक है, इसलिए इसका जो है 19 रखा गया है, नेक्स्ट कार 19 रखा गया। नाम समझ चुके हैं आप, आंसर लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे आप, लिख रहे थे नेक्स्ट कार, आप 21 लिख रहे थे, तो आप नाम समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए राहुल वीएस, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप जो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, है ना। आइए यहाँ पर जो देख लेते हैं, आइए सभी के लिए बातचीत कर लेते हैं कि हाल ही में भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं, कौन बन गए हैं, आपको राहुल वीएस बने हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, 91वें नंबर के। ये प्रश्न थोड़ा सा 2-3 दिन हो चुका है, लेकिन कल जो है आपको वीडियो नहीं मिला था, तो कल वीडियो नहीं मिला था, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर जैसे ही 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो आपको हम प्रतिदिन बोलते हैं कि कम से कम 85, 87, 88, 89, 90 जो है आपको याद रहना चाहिए। आज हम आपको रिवीजन भी करवा देंगे, कोई बात नहीं है, रिवीजन भी करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग राहुल आपको देख लेते हैं कि राहुल वीएस को देख लेते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही आपको राहुल वीएस है, और यह जो है भारतीय शतरंज खिलाड़ी राहुल वीएस जो है आपको 6ठी आसियान व्यक्तिगत चैंपियनशिप को कह सकते हैं कि एक राउंड में ये शेष रहते हुए ये जीत हासिल करते हैं, और भारत के क्या बन जाते हैं, 91वें नंबर के ये ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, और इनका वर्ष 21 वर्ष के मात्र ये हैं। ठीक है, और यहीं पर तो ये 91वें नंबर के तो आपको राहुल वीएस बन ही रहे हैं, लेकिन आपको प्रतिदिन बात, जब 90 नंबर के थे तो वहां पर भी आपको बात किए थे कि यहाँ जो है आपको प्रश्न बार बार पूछता है। तो ये तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत 91 हुआ है ना, लेकिन हो सकता है कि आपको यहां से पूछा जाए कि हाल ही में ऐसी कौन सी महिला है कि जो कि क्या कहते हैं आपको ग्रैंड मास्टर बनी है। हाल ही में लगा दे कि हाल ही में कौन सी महिला है, तो यहां पर बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, दिव्या देशमुख। और दिव्या देशमुख से संबंधित आपको बहुत सारा प्रश्न करवाए हैं, है ना। दिव्या देशमुख जब जीती थी तो उससे बहुत सारा प्रश्न करवाए थे। ठीक है, तो 88 यहाँ पर आइए 80 नंबर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि 80 नंबर के जो आपको देखने को मिलता है ग्रैंड मास्टर कौन देखने को मिलता है, आर वैशाली। ठीक है, नाम सुने होंगे आर वैशाली का। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको 81वें नंबर के जो आपको क्या कहते हैं ग्रैंड मास्टर बनते हैं आपको डी गुकेश।
नाम सुने होंगे, पिछले वर्ष जो है इनको क्या कहते हैं आपको दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। चलते आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है 82 नंबर का कौन देखने को मिलता है, वोपल्ला आपको प्रणीत देखने को मिलता है। 83 में कौन देखने को मिलता है, आदित्य सामंत देखने को मिलता है। 84 में कौन देखने को मिलता है, वैशाली आपको रमेश बाबू, कौन, वैशाली रमेश बाबू। 85 में कौन थे, श्याम निखिल पी थे। उसके बाद 86 में कौन थे, श्री हरि एल आर थे। उसके बाद 87 में यदि बात करें तो 87 में कौन है आपको, ए आर हरिकृष्णन है। कौन है आपको यहाँ पर, 86 में श्री हरि है और 87 में हरिकृष्णन है। 88 में आपको पहले ही बता चुके हैं कि दिव्या देशमुख है। और 89 में यदि बात करें कि 89 में कौन थे, तो रोहित कृष्णा एस थे। 90 नंबर के आपको 2-3 दिन पहले ही करवा चुके हैं। 90 नंबर के कौन थे, इलाम, आपको इलाम पार्थी थे। कौन थे आपको 90 नंबर के, इलाम पार्थी हैं। और 91 तो आज आपको बता ही रहे हैं कि 91 कौन थे, तो 91 आपको राहुल वी एस। क्या याद रहेगा, ये आपको मिल जाएगा, कहां पर मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगा सर के चैनल पर, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी और पीडीएफ आप देख सकते हैं। और जो मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो वहां पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो रही होगी। तो आपको ये बार बार रिवीजन करते रहना होगा। आपको अंतिम से इतना यदि आपको आवश्यकता नहीं है, यदि आप इतना कर सकते हैं कि इतना आप याद नहीं करते हैं, है ना, तो कम से कम आपको कितना याद रखना पड़ेगा, कम से कम जो है आपको नीचे से कम 3 कम से कम याद तो जरूर रखिए, ठीक है। कम से कम यहाँ से दिव्या देशमुख से ले लीजिए 88, 89, 90, 91, 4 को ले लीजिए। कम से कम आपको 4 याद रखना है कि 89 नंबर के कौन से हैं, आपको रोहित कृष्णा एस है, हाल ही में बने हैं। 90 नंबर के तो आपको 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले करवाए हैं, है ना, इलाम, आपको इलाम पार्थी करवाए हैं। और 91 तो आज करवाए हैं। और 88वें नंबर के दिव्या देशमुख को इंपोर्टेंट है, महिला है तो इंपोर्टेंट है, दिव्या देशमुख को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आपको ये प्रोवाइड मिल जाएगी, तो आप वहां से नोट करके रख सकते हैं। आप बार बार आपको ये सेट में देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स का सेगमेंट हम रखेंगे आज यहीं तक रखेंगे, लेकिन पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, उसका सही आंसर क्या बन रहा है आप जवाब दे सकते हैं। जो जवाब नहीं दिए हैं तो वो जवाब दे सकते हैं। और यदि आप चैनल पर जवाब दिए हैं तो अच्छी बात है, तो आपको बताते रहते हैं कि प्रतिदिन बताते हैं कि आप जो है YouTube के चैनल पर जाके ये जवाब आप देने का प्रयास करिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका जवाब, सही जवाब क्या होता है। डिजिटल समावेशन की दिशा में जो है आपको स्टारलिंक, और स्टारलिंक से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो आपको प्रतिदिन तो नहीं, जब भी प्रश्न आता है तो आपको स्टारलिंक से संबंधित आपको प्रश्न शुरुआत से दे रहे हैं कि शुरुआत में स्टारलिंक की कब भारत में प्रवेश किया और भारत में कौन सा राज्य ऐसा है। अब देखिए भारत में यही पूछ रहा है कि भारत में ऐसा आपको स्टारलिंक के साथ साझेदार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो पहला राज्य कौन बन गया है, ये महाराष्ट्र बना है। और स्टारलिंक कहाँ की कंपनी है, तो स्टारलिंक जिस तरह से हम लोग क्या यूज करते हैं, जियो यूज करते हैं, एयरटेल यूज करते हैं, बीएसएनएल यूज करते हैं, इसी तरह से आपको एक सैटेलाइट कंपनी देखने को मिलता है जो इससे हमको डेटा हमको प्रोवाइड होगी, यह स्टारलिंक है। यदि पूरे भारत में आती है तो अच्छी बात है, एक प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगा जिससे कि ग्राहक को फायदा देखने को मिलेगा। तो ये एक स्टारलिंक, और स्टारलिंक महाराष्ट्र में स्टार्ट हो चुका है। और आप कहीं पर भी रहिएगा, आपको नेटवर्क से नहीं भागिएगा, ठीक है। नेटवर्क आप मोबाइल से हट सकते हैं या आप मोबाइल छोड़ सकते हैं, लेकिन नेटवर्क आपको नहीं छोड़ेगा, ये होगा आपको स्टारलिंक, ठीक है। पानी के अंदर रहिए, हिमालय पर रहिए, कहीं पर रहिए, आप स्टारलिंक जब स्टार्ट हो जाएगा पूर्णतः भारत में, अभी तो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है तो महाराष्ट्र में पूर्णतः चलेगा। जो राज्य इसको अपनाते जाएगा तो वहां पर ये आपको प्रोवाइड होते रहेगा, ठीक है। अभी लगभग यहाँ पर देखिएगा तो आपको 50 से A+ कर सकते हैं, आपको 60 के आसपास कर सकते हैं। 60+ देश जो है आपको देखने को मिलता है कि स्टारलिंक को जो है मान्यता दिया हुआ है। समझ चुके होंगे स्टारलिंक। और स्टारलिंक किसकी कंपनी है, एलन मस्क, नाम सुना है ना एलन मस्क का, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, ठीक है, एलन मस्क, और एलन मस्क की ही कंपनी है स्टारलिंक। चलिए आज का प्रश्न जाते जाते आपको जो है आज का प्रश्न ये छोड़ के जाएंगे कि इसका जवाब क्या होगा, आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ये प्रश्न जो है आपको पिछले वीडियो में पूरे विस्तार से बताया था, यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप देखिए, वहां से आपको ये प्रश्न का जवाब आसानी से बन जाएगा, है ना। मिनटमैन थर्ड है, क्या है इसका देख लेते हैं। तो मिनटमैन थर्ड नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ICBM बोलते हैं, किस देश के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब देना है आपको। कहां पर जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आपको वीडियो किस प्रकार से लग रही है ये आप कमेंट करके लिख सकते हैं। क्या यदि आपको वीडियो आपके फायदेमंद के लिए है तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जिससे क्या होगा कि प्रतिदिन आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो आपके जीवन के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण रहेगा। सभी प्रश्न जो है परीक्षा जब भी होगा तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत जो है आपको रिवीजन करना आसान रहेगा और आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर्स इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि करंट अफेयर्स पढ़े, है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।